आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी प्रोग्राम आखिरी शो में आपको खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सिपाही साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? बड़ी हैवी वेट किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं पाकिस्तान में और सब जगह अच्छे सीरियस मसले हैं, ज़रा बात करनी चाहिए क्या हो रहा है। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, लेकिन सर मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ खुशी मना रहे हैं और नवाज शरीफ साहब खुश नहीं है। लंदन से ऐसी हवाएं हमें जो है ना वो महसूस हो रही हैं और ख़बरें भी ऐसी आ रही हैं। आज सर दो बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब ये कह दिया कि नवाज शरीफ साहब जो है वो हमेशा के लिए एक तरह से मुल्क बदर ही अपने आप को समझें, क्योंकि वो पाकिस्तान आएंगे नहीं, सरेंडर नहीं करेंगे और अपने आप को रहमो करम पे नहीं छोड़ेंगे अदालत के, तो लिहाजा अपीलें नहीं सुनी जाएंगी। तो इससे सर जो पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है इस पर हम तफसील से बात करेंगे, आपका कमेंट लेंगे। और सर दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो खबर है वो आसिफ अली जरदारी की परवेज इलाही से मुलाकात हुई है, तो वहां पर भी कुछ खिचड़ी पक रही है, वो क्या है वो भी हम जानेंगे। सर पहली खबर इंपॉर्टेंट इसलिए है, फैसला आ गया इसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और इसने लाहौर हाई कोर्ट की तरह का फैसला नहीं दिया और कहा है कि अगर तुमने अपने आप को सरेंडर नहीं करना लिहाजा हम तुम्हारी जो अपीलें हैं उसको नहीं सुनेंगे। सर इसकी पॉलिटिकली जो प्लेसिंग है इस फैसले की आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मरियम का रोल हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है, शहबाज शरीफ साहब आगे आते हुए नजर आ रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगला इलेक्शन जो है उसमें मरियम की तो सर कहीं गुंजाइश वैसे भी नहीं बनती। आपको लगता है कि नवाज शरीफ इररिलेवेंट हुए अपनी बयानात की वजह से और यहाँ पर आकर बैठने की वजह से, अब मरियम जो है वो भी वैसे इररिलेवेंट हो? देखिए, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अब नवाज शरीफ जो है वो उनका जो केस है वो रिजेक्ट हो गया, बेल वो और उनकी मफरूर करार दे दिया गया, हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया। लेकिन एक बात याद रखें, उसमें जो फाइनल पॉइंट जो है, अदालत ने उनका कैरियर बिल्कुल ख़त्म नहीं किया, उन्होंने एक विंडो अभी भी खुली छोड़ी है उनके लिए, और वो विंडो जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट विंडो है। उसको वो 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद भी वो जब आ जाएं, इत्तेफाक से आ जाएं, सेहत रहे उनकी, ज़िंदा रहें और हिम्मत हो और वापस आ जाएं, और उम्मीद ये करें कि जी उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है उनमें वहाँ उनके दोस्त आ जाएं और जो भी उनकी प्लानिंग है वो पूरी हो जाए और उसके बाद वो आ जाएं, तो वो दिस केस कैन स्टिल बी रीओपन और दोबारा ये चल सकता है, क्योंकि उसमें उन्होंने गुंजाइश छोड़ दी है कि जी आप जब आएंगे सरेंडर करें आके और देन वी कैन हियर इट। तो उस तरह से लीगली तो उनके पास एक गुंजाइश थोड़ी सी है। पॉलिटिकली ये है कि उन्होंने वैसे तो आना नहीं था, वहीं बैठ के रिमोट कंट्रोल करना था और मरियम के थ्रू करना था। अब ये बात कंफर्म हो गई कि जी नहीं आ रहे वो, और जल्दी तो नहीं आ रहे, इलेक्शन तक तो नहीं आ रहे। एटलीस्ट इलेक्शन होना है 2023 में, तकरीबन 2 साल आप कह लें, 1.5 साल कह लें, तो इस पीरियड में तो उनके आने की कोई चांस नहीं है। तो मरियम साहिबा का रोल अब क्या रहेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। शहबाज शरीफ का आपने कहा कि रोल बढ़ गया है, शहबाज शरीफ तो अपने ट्रैक पे चल रहे हैं जी, मुफाहमत और बातचीत। आज भी मैं ख़बर सुन रहा था कि उन्होंने नेशनल असेंबली में भी कोई जॉइंट कमेटी एग्री कर ली है, बना ली है, और वो सारा रिव्यू करेंगे और स्पीकर कैसर साहब के साथ वो मिल के काम करेंगे, और वो पूरी कमेटी के नाम वाम सब ने दे दिए और एक कमेटी बन गई है। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स पे शायद ये इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर ही कोई कमेटी बनी है। तो वो तो मतलब है कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स ही करेंगे, और क्योंकि वो ज़ाहिर है उनका रोल पार्लियामेंट के अंदर ही है। मरियम साहिबा नहीं है, मरियम साहिबा इज़ आउट लाइक नवाज शरीफ, मगर वो पॉलिटिकली वो झटके देती रहेंगी शहबाज शरीफ को, और वो कोशिश करते रहेंगे कि जी भाई जी को समझाएं कि जी इनको भी ज़रा कंट्रोल में रखें, और बाहर बैठ के कुछ ज़्यादा ऐसी बात भी ना करें कि इनको मुसीबत हो। तो ये एक टसल जो है विद इन द नून लीग, इनके लिए ये एक मुसीबत भी बन सकती है और ये एक प्रॉब्लम भी बन सकता है अगर ये जल्दी रिजॉल्व ना हुआ। और रिजॉल्व किस तरह होगा कि शहबाज शरीफ को इन्हें देना पड़ेगा ज़्यादा रोल। अच्छा, अब मैं
एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करता कि शहबाज शरीफ को ये रोल मिल जाए कि जी वो अपने बंदे नॉमिनेट करें, अपने लोगों को टिकट दें या अपनी पार्टी को वो कंट्रोल करें, और ज़रा सी भी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ के वो नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा डायलेमा है इनकी पार्टी में, और ये हाउ डू दे रिजॉल्व इट, ये अभी कुछ नहीं पता। लेकिन इससे एक फ़ायदा इमरान खान को और गवर्नमेंट को हुआ है कि उनको एक पीरियड मिल गया है, ब्रीदिंग स्पेस, के वो जो मर्जी अपनी पॉलिसीज़ करें, पॉलिटिक्स करें, गवर्नमेंट करें, ठीक करें, अपनी जो भी यानी प्रॉब्लम्स उनके चल रहे हैं उनको एड्रेस करें। इनकी तरफ से कोई अभी फॉर अ लॉन्ग टाइम, मे बी 6 months और 1 year, इनकी तरफ से कोई ऐसा प्रॉब्लम अभी क्रिएट होने वाला नहीं है। और इसलिए भी नहीं है कि नून लीग के अंदर भी झगड़े और अपोजिशन के अंदर भी झगड़े हैं, और वो भी नहीं रिजॉल्व कर रहे आपस में, और इनके झगड़े भी रिजॉल्व होने वाले नहीं है। तो ये एक तरीके से पॉलिटिकली सेटबैक है इनको, लेकिन लीगली एक विंडो ओपन है अभी उनके लिए। शाहीन साहब, ये तो शरीफ खानदान के हालात हैं, और 2023 जो है, जो ऑब्वियसली आपने कहा कि अगला साल जो है वो पूरी तरह पॉलिटिकल कैंपेन्स चलेंगी और इलेक्शन का साल है, क्योंकि तैयारी शुरू हो जाएगी। और ये भी एक बुनियादी वजह है कि नवाज शरीफ की जो पार्टी है वो कोशिश करिए कि अपने हालात सीधे करे जो अगले इलेक्शन से पहले, और बहुत सारी जो केसेस वाला मामला है, जो तलवारें लटक रही हैं इनके सरों पे, इनसे किसी तरह जान छुड़ाई जा सके। सर, यही हालात पीपल्स पार्टी के भी हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने थोड़ी सी आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, बिलावल भुट्टो बोलते हैं ज़रा से तो वो केसेस उनके ऊपर भी और उनकी जमात, और जहाँ तक ताल्लुक़ है आसिफ अली जरदारी का, तो वो खुलना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तनाजुर में परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई है, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया मुनीब फारूक को, और मुनीब से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये 2023 कारकर्दगी बेहतर हो सकती है, इलेक्शन अगर हमारी ये बात माने। तो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? 2 बातें हैं, उन्होंने इत्तेहादी हैं, एक सवाल भी खड़ा कर दिया कि हमारी बात मानना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब क्या लेने गए थे सर? क्या आपके पास क्या खबर है? ये जो इंटरव्यू आप बात कर रहे हैं, ये परवेज़ इलाही साहब ने दिया होगा शायद। परवेज़ इलाही साहब ने दिया है मुनीब फारूक को। अच्छा, मुनीब फारूक को मैं देख नहीं सका, इसलिए मैं नहीं, उसमें उन्होंने कहा है कि हालात बेहतर हो सकते थे। हालात बेहतर हो सकते थे या हो सकते हैं, मतलब सर दोनों तरफ इशारा है, उनका दोनों तरफ इशारा, दोनों तरफ गुंजाइश है। गुंजाइश है। देखिए, ये मीटिंग जो है जरदारी साहब को, आपको याद हो कुछ 1-2 प्रोग्राम पहले हमने कहा था कि जी अब स्क्रूज उनके टाइट होना शुरू होंगे, और वो लगता है कि उनको भी नज़र आ गया है कि जी अब स्क्रू टाइटनिंग शुरू हो गई है, तो वो भी अपने दड़बे से निकल के तो बाहर आ गए, और आके उन्होंने अपना मीटिंग और वो कोरोना को जरा छोड़ दिया पीछे, और अब आ गए बात। वो आए हैं लाहौर, और लाहौर में वो अपनी पार्टी को जिंदा करना चाहते हैं। एक बड़ा सवाल उठ गया है कि जी लाहौर में वो नए चेयरमैन को ढूंढ रहे हैं पंजाब के लिए। क्या कायरा साहब को उन्होंने डिच कर दिया है या डंप कर दिया है या क्या किया, अभी तक ये समझ में नहीं आई। कायरा वॉज दी पंजाब हेड ऑफ पीपल्स पार्टी, दूसरे लोगों को ढूंढ रहे हैं। वो इनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, और लोगों से सुना है कि जहांगीर तरीन से मुलाकात करने की कोशिश की, उन्होंने इनकार कर दिया कि जी मैं तो अभी नहीं मिलता हूँ। जाहिर है वो अभी नहीं मिलते क्योंकि उनके और मसले हैं, वो पार्टी में हैं। लेकिन इनसे जो मुलाकात हुई है स्पीकर साहब से, ये चौधरी साहब तो बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी वो हम तो जवाब देने गए थे और वो उनका शुक्रिया अदा करने गए थे या जो भी करने गए थे। बहरहाल उनकी मीटिंग अच्छी खासी लंबी 1.5 घंटे की मीटिंग थी। ये प्रिपरेशन है, इसमें कोई मुझे इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़तरा मुझे अभी फौरी तौर पर नज़र नहीं आ रहा। इनके बजट जो है, बिल जो है वो पास हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपको याद हो कि चौधरी ब्रदर्स के पिछले कुछ हफ्तों महीनों में 3-4 केसेस जो हैं वो वाइंड अप हो गए, बंद हो गए, ड्रॉप हो गए। नैब ने भी किए और दूसरे लोगों ने भी किया, तो उनको तो फ़ायदा मिल रहा है। तो वो तो अभी इस गवर्नमेंट के साथ ही रहेंगे और फ़ायदा उठाते रहेंगे जब तक कि इलेक्शन का क्रंच टाइम नहीं आ जाएगा जी। वो तो ठीक है। और इनकी मुलाकातें ये सिर्फ इसलिए हैं कि जी हम अपने ऑप्शंस खुले रखें और प्रेशर इमरान खान साहब पे भी बना के रखें और गवर्नमेंट पे भी बना के रखें। और जैसा कि वो इंटरव्यू में आप खुद कह रहे हैं कि जी हो सकता है ये अच्छे हालात बेहतर हो सकते हैं, आप हमारी बात मान लें। बात क्या मान लीजिए, उनके 2-4 तो मेंबर है, 4-6 मेंबर है, उनको उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पोस्टें दी हुई हैं और उनको एकोमोडेट किया हुआ है।
तो अब और क्या बात माने, उनको सर पे बिठा लें, सर पे ही एक तरह से बिठाया हुआ है उन्होंने बहरहाल। मगर ये सारी तैयारी हो रही है अगले इलेक्शन से पहले की जो एडजस्टमेंट्स होंगी और उसमें। और मेरा ख्याल ये कि इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल इस बात पे सोच के फैसला कर चुके हैं कि अगले इलेक्शन में और अगली गवर्नमेंट में अगर उनको चांस मिलता है तो ये इस तरह के कोलिशन हमने नहीं बनानी है जिसमें कि हम हर एक के हाथ ब्लैकमेल हों, हर एक के आगे हमें सरेंडर करना पड़े, हर चोर डाकू जिसके खिलाफ केसेस हैं उनको माफ़ करना पड़े, उनको बिठाना पड़े अपने साथ। बहुत सारे इनके जो कैबिनेट में लोग हैं वो हैं जिनके खिलाफ केसेस थे और जो अब पहले मुशर्रफ में थे, पहले और गवर्नमेंट में थे, अब इनके साथ बैठे हुए हैं। तो ये ही डज नॉट लाइक। और चौधरीज उनमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं कि जी चौधरीज के साथ वो कोई कोalition बनाने को तैयार नहीं होंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि बिल्कुल ही उनके बगैर गुजारा ही नहीं होता तो फिर वो कोशिश ये करेंगे कि जी वो अपोजिशन में ही जाए, गवर्नमेंट में ना जाए, क्योंकि वो अब इसको भुगत चुके हैं कि ये कोalition जो है ना ये हाथ पैर बांध के और हैंडकफ लगा के जो है नहीं चल सकती है इस तरह। तो वो अब ये जो पोजीशन बन रही है, जो ये सारी मीटिंग हो रही है, इनका जो है ये अगले जो नेक्स्ट फेज़ आएगा अगले साल मेरा ख्याल आ जाएगा, उसमें जो अलायंसेस होंगे जो और जहाँ तक जरदारी साहब की बात है, मेरा ख्याल है वो पूरी कोशिश कर लें, जान की बाजी लगा दें, पंजाब में उनका रिवाइवल जो है वो 1-2 सीटों 2-4 सीटों से ज़्यादा नहीं हो सकता। साउथ पंजाब में कुछ वो कर लें तो कर लें, मगर ये कि वो पुराना जो पीपल्स पार्टी का एक ऑरा था, एक वो था कि पंजाब की बहुत बड़ी पार्टी है और नेशनल पार्टी है, वो जरदारी साहब का नाम जब तक लगा रहेगा इस पार्टी के साथ वो दोबारा पीरियड वो नहीं आ सकता। सर इसमें तो सर इसमें ये अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, ये भी ऐड कर दें। आपको लगता है कि ये जो केसेस वाली तलवार लटक रही है वो कुछ पैगाम देने गए थे, कोई रास्ता बनाया जाए जरदारी साहब का? क्योंकि खबरें तो ये भी कहती हैं कि इमरान खान साहब चाहते हैं, जैसे आपने भी कहा, कि इन लोगों को आइंदा इलेक्शन में वो नहीं देखना चाहते। मरियम वैसे ही बाहर हैं, आसिफ अली जरदारी, अगर केसेस मजीद होते हैं तो मुश्किल हो जाएगा। बाकी पार्टी के लोगों के ऊपर भी केसेस हैं, इसी तरह नून लीग के बहुत सारे लोगों पर केसेस हैं। तो सर अब बिलावल के ऊपर भी सुनने में आ रहा है कि कोई केस कहीं ना कहीं बनेगा या ऐसी कोई तलाश की जा रही है। देखिए केसेस वाला जो अब पूरा चैप्टर है ना केसेस वाला, वो मेरा ख्याल है अब ज़्यादा रेलेवेंट, जितने टाइम गुजरता जाएगा वो केसेस रेलेवेंट रहेंगे नहीं। नेचुरल बात है कि जी इतने बड़े बड़े केसेस बने हुए हैं, नैब ने कुछ किया नहीं, अदालतें छोड़े जा रही हैं, नैब वाले जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, उनसे कोई प्रोसिक्यूशन हो नहीं रही है। किसी को मैं तो कई दफ़ा कह चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि भाई इनको चाहिए, नैब को चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि 2-3 इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग केस ले जाएं अदालत में और कहें कि जी बस ये केस है, इनका फैसला करें आप और बाकी सबको हम बाद में देखेंगे, और उस पर कोई डिसीजन लें। उस पर आप रोज़ अब खबरें आती हैं नैब की तरफ से कि जी इतने इंक्वायरीज खुल गई, इतनी इन्वेस्टिगेशन हो गई, इतने ये हो गए, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और ये होगा और पूरा हमने रिकवरीज कर ली। 1% का काम नहीं हुआ अभी तक। एक मुझे केस दिखाने जो इन्होंने किसी बड़े चोर को पकड़ा हो और उसको सज़ा दे के और अंजाम पे पहुँचाया हो, ये बातें छोड़ते। तो ये अब केसेस वगैरह जो है, जहाँ तक ये करप्शन के केसेस हैं, ये आस्ता आस्ता इरेलेवेंट होते जाएंगे। और ज़ाहिर है इमरान खान का और गवर्नमेंट का तो इन केसेस पे कुछ ज़्यादा डायरेक्ट हाथ में है नहीं। FIA वगैरह को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ केसेस में। अब वो अगर कर सके कुछ तो दिखा देंगे, लेकिन नैब के ऊपर अगर डिपेंड किया तो नैब वाले तो हाथ पैर डाल के रह गए हैं, वो तो उनसे कोई एक्सपेक्ट ना करें। तो जरदारी के केसेस अपने स्पीड पे चलेंगे, इनके जो केसेस हैं नवाज शरीफ वगैरह के, ये भी मेरे ख्याल है अपनी जो स्लो मोशन कछुए की स्पीड पे चलते रहेंगे और आगे जाके सर इसमें ये भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि आज जब पूछा गया हमजा शहबाज से कि पैसे कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा पता नहीं कौन सा आतंकवादी था कि पैसे कहाँ से आए। मैं इस पे ना ऐड जरूर करना चाहूंगा सर, एक सवाल मेरा ले लीजिएगा। ये तो हमजा ने कह दिया कि मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट में पैसे कहाँ से आए। सर कभी ये बिलावल से भी किसी ने पूछा कि इतनी जायदाद तुम्हें कैसे बनाई, कहाँ से आई? ना तुम्हारी कोई इनकम थी ना कुछ था। बिल्कुल
तो ये जनाब मैं ये नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ कि जी वो एक तो अगर अब्बा जी ने दिए उनको बिलावल साहब के, तो वो बताएं कि जी उनके कहाँ से आई, तो वो तो केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, वो तो बताने से तैयार नहीं है। इनको जो विरसे में मिली है कि चोरी का माल सारा विरसे में मिल जाए तो वो हराम हो जाता है या हलाल हो जाता है, क्या कोशर हो जाता है? एक तो बात ये। दूसरा, मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि जी वो बेनज़ीर साहिबा के लंदन में जो रहमान मलिक साहब के साथ जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर्स की जो कंपनीज थी, उसका माल किधर गया? वो क्या इनको मिला है, बच्चों को मिला है? जरदारी साहब ने और रहमान मलिक साहब ने मिलके आपस में ही डिवाइड कर लिया। रहमान मलिक साहब को, मुझे पता है कि जी रहमान मलिक साहब को इंटीरियर मिनिस्ट्री जो मिली थी वो उस बात पे मिली थी कि जी हम दोनों मिलके उनके जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर है उनका फैसला हम खुद करेंगे, आप हमारे साथ शामिल हो जाए। उससे पहले, इस उनकी डेथ से पहले, मैं आपको खुद आई विटनेस हूँ कि बेनज़ीर और जरदारी, रहमान मलिक, बेनज़ीर तो नहीं, जरदारी रहमान मलिक की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, नाम नहीं सुनना चाहते थे, और कभी मिलते नहीं थे। जहाँ बेनज़ीर की मुलाकात रहमान मलिक से होती थी वहाँ जरदारी नहीं होते थे। ये पोल्स अपार्ट और हेटेड ईच अदर। लेकिन जब वो सिचुएशन बदली और उनका डेथ हो गई तो एकदम फ़ौरन मिल गए, क्योंकि वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर्स का मसला था, तो जरदारी साहब तो फ़ौरन एग्री कर लेते हैं सब बातों में। तो ये बिलावल साहब ने वो भी बताने हैं कि उनके वो पैसे आए थे, वो किधर गए, डिक्लेयर हुए नहीं हुए, लंदन में पड़े हैं, अभी यहाँ पड़े हैं, कहाँ गए? तो ये सारी चीज़ें तो खुलनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी आ रही है, सबको जवाब दे रहे हैं, सब मिल के जवाब दे रहे हैं, सबको देना चाहिए, तो फिर बिलावल भी आए। उन्होंने आज तक एक दिन की नौकरी तो की नहीं है। जो कुछ मिला है उनको बिलावल हाउस से मिला है या इधर उधर से मिला है, जहाँ से भी मिला है, वो अरबों के उन्होंने डिक्लेरेशन ऑलरेडी दे चुके हैं कि ये इतने एसेट्स मेरे हैं। तो कहाँ से आए भाई? हमजा शहबाज सर, हातम ताई कौन है? इनका तो हातम ताई से बता दिया आपने कौन है। हमजा शहबाज का हातम ताई कौन है? पता नहीं, लॉटरी उनकी निकली हुई है, कोई चपड़ासी आके डाल जाता है और कोई फरिश्ता आके डाल जाता है, और वो कहते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है। खा पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, सब ऐश कर रहे हैं, लूट मार जारी है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि जो आए पैसे कहाँ से। और यही चीज़ है जो पकड़ने की है, ये इन्हीं चीज़ों में पकड़ जाए। जो टीटी है बेशुमार, शहजाद अकबर साहब जो रोज़ बैठ के तकरीरें करते हैं टीवी पे, वो पकड़े इनको। 2-4 मोटे मोटे यही केस हैं जो ले जा के कहें कि जी ये फैसला करें जी कोर्ट, बस इसको, बाकी सब चीज़ों को छोड़ें। लेकिन वो पता नहीं किधर है, मजबूर हैं या मज़े कर रहे हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं अपनी इस पावर को कि जी मैं रोज़ टीवी पे आके गालियाँ वालियाँ दे दूँ और बस फिर बाकी काम ऐसे ही चलता रहे जैसे चल रहा है। तो ऐसे नहीं चलेगा सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है शाहीन साहब ये फैटफ का मसला भी, और इसकी हियरिंग होने जा रही है। एक पॉइंट गालबन रह गया जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि काम होना बाकी है। एक सर सवाल ये भी है, खैर वो होगा नहीं होगा, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। टैक्स हेवन्स की सर बड़ी इंपॉर्टेंट जो यहाँ में जो क्वेश्चन रेज होता है, दुनिया में टैक्स हेवन्स मौजूद हैं, ये पाकिस्तान के पीछे क्यों पड़े हैं? आपको लगता है कि इंटरनेशनली ये पोलिटिसाइज किया जाता है और इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है कि आपने पाकिस्तान पे पाबंदियां, सैंक्शंस किस तरह खींचना, किस तरह? सर देखिए, फैटफ जो है ना, इसको तो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल टूल समझता हूँ ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के हाथ में, और ये उसको पॉलिटिकली यूज़ करते हैं अपने मकसद। जैसा कि टू एन एक्सटेंट IMF भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट्स भी हैं, वो जहाँ जहाँ अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज़ का रोल है और इम्पॉर्टेंट रोल है, इन्फ्लुएंस है, वो सारे के सारे अपने मेरिट पे फैसला नहीं करते। वो देखते हैं अपने मालिक को कि जी आपका मूड कैसा है, आपका मूड इधर है, तो वो फिर उनका फैसला उधर चले जाता है, और मूड ठीक है। तो अब यही बात आप कर रहे हैं कि जी दुनिया भर में टैक्स हेवन्स हैं, वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वहाँ पे कोई फैटअप का जिक्र नहीं आता, कोई फैटअप एक्टिवेट नहीं होती। लेकिन जहाँ मालिक का मूड आता है कि जी ये इनको हमने टाइट करना है, तो फैटअप आ जाती है, 25-26 लेके आ जाती है। अब 27 में से सुना है कि 26 तो हमने कर लिए हैं पूरे, अब एक रह गया। एक क्या है वो क्यों नहीं हो सकता पाकिस्तान के गवर्नमेंट से? हो सकता है गवर्नमेंट के कब्जे में ही ना हो, उनके बस में ही ना हो ये करना, अदालतों का काम हो या किसी और एजेंसी का काम हो जो कि वो उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी? उनकी जिम्मेदारी है लोगों को पकड़ना है, छोड़ना है, या
मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है या टेररिस्ट को पकड़ना है या अदालतों के फैसले चाहिए, सजाएं तो अदालतें देंगी। तो गवर्नमेंट इसमें कोशिश करेगी कि जी उनको ले जाके प्रोसिक्यूट करें, अदालत ने सज़ा नहीं दी तो क्या करेंगे, या फिर फैटअप से कभी भी नहीं निकलेंगे। मगर ये फैटअप पॉलिटिकल टूल है, ये रहेगा, और जब तक आपके लार्जर पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं इन लोगों से, अमेरिका से और वेस्ट से, अब देखिए मेरा ख्याल है इस कॉन्टेक्स्ट में ये फैटअप का एक दिन में डिसीजन भी आ जाएगा और यही रहेगा सिचुएशन में। मुझे नहीं लगता कि कोई बदलेगी, ज़्यादा ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। मगर इसी कॉन्टेक्स्ट में जो आजकल हमारे आर्मी चीफ पूरी मेजर कंट्रीज़ का दौरा कर रहे हैं, टर्की गए, वो अज़रबैजान गए, अब वो जर्मनी के लीडरों से मिल रहे हैं, और अफ़गानिस्तान इज़ द मेन इशू। अफ़गानिस्तान इज़ द मेन इशू और अफ़गानिस्तान इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू अमेरिकन विड्रॉवल, और फैटअप इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू अमेरिकन पॉलिसी। तो ये सारा कुछ इकट्ठा है, और इसमें फैटअप में आपको कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि आपको अभी कोई रिलीफ मिलेगा, मगर ऐसे ही चलेगा जब तक कि अफ़गानिस्तान का मसला हल नहीं हो जाता या कुछ सेटल नहीं हो जाता। तो इंतज़ार फरमाइए, इंशाल्लाह बेहतर होगी। सर बिल्कुल पूरी कौम से इंतजार फरमा रही है। व्यूअर्स, ये हमारे आज का शो था, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट शो था आज का। अपने जो राय है हमें उससे आगाह कीजिएगा। मुझे और शुक्रिया। शाहीन साहब को इजाज़त दीजिए।